बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और दरूद व सलाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक पे। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if a chemical change takes place by several different routes, the overall energy change is the same regardless of the route by which the chemical change occurs, provided the initial and the final condition are same. इस लॉ के मुताबिक कि अगर आप एक केमिकल चेंज डिफरेंट रूट्स के ज़रिए कर रहे हैं, कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम हो, तो उस वक्त उसके अंदर जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। दिस इज़ नॉन एज हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कि ये रूट्स या हीट समेशन, जब आप हीट को सम करते हैं तो उस वक्त ओवरऑल एनर्जी हमेशा आपकी एक जैसे ही रहेगी, चाहे आप डिफरेंट रूट्स के ज़रिए आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक रिएक्शन है, वो ए रिएक्टेंट डी प्रोडक्ट में अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब ये दो डिफरेंट रूट्स के ज़रिए हो सकता है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ए डी के अंदर कन्वर्ट यहाँ से भी हो सकता है। तो जो ओवरऑल एनर्जी चेंज होगी डैट विल बी डेल्टा एच। अच्छा, फिर आप इस ए को पहले बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर सी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ से आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि आप एक ही रिएक्टेंट को सेम प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपके रूट डिफरेंट हैं। एक रूट है सीधा ए से डी, दूसरा रूट यहाँ से होके आकर डी पर आ रहा है, ए से बी, बी से फिर सी, सी से फिर डी। तो जो उसकी टोटल एनर्जी चेंज है तो वो बराबर होगी डेल्टा एच विल बी इक्वल टू H1, डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3, इन तीनों के इक्वल होगी। तो दिस इज़ नॉन एज हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कि अगर आप हीट को सम आप करते हैं तो जो ओवरऑल आपके पास हीट है वो उसके सम के इक्वल होती है। तो दिस इज़ नॉन एज हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच होता है वो आपके पास हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है। मसलन आप एक रूट से आप इधर से यहाँ पे पहुँचे, फिर आप डिफरेंट रूट्स के ज़रिए यहाँ पे पहुँचे, तो आपने गौर नहीं किया कि यहाँ पर जो दोनों कंडीशन है वो तो सेम होगी। तो इट्स मीन कि जो डेल्टा एच है, समेशन ऑफ डेल्टा एच विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर जो एनर्जी चेंजेस हैं, साइक्लिक प्रोसेस की एनर्जी चेंजेस वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होती हैं। दिस इज़ नॉन एज हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जाता है कि ये किसकी स्टेटमेंट है, तो याद रहे कि ये स्टेटमेंट हेसिस लॉ की है। ये नेक्स्ट, अब हेसिस लॉ जो है आपके पास एक फंडामेंटल लॉ है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है वो भी इसको फॉलो करता है। एक्चुअली ये उसी की ही एक स्टेटमेंट है जिसके मुताबिक जो एनर्जी है वो नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो नेक्स्ट हमें ये अंदाज़ा होगा एक्सप्लेनेशन से कि ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक फॉर्म है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास हेसिस लॉ है, हेसिस लॉ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसकी नीड इसलिए है कि हमारे पास बेशुमार ऐसे रिएक्शन मौजूद हैं कि जो एक स्टेप में नहीं होते, जो सेवरल स्टेप्स में होते हैं। अच्छा, हमने हीट ऑफ कैलोरीमीटर के ज़रिए कुछ हीट ऑफ कंबस्चन और हीट ऑफ रिएक्शन मालूम की थी, वाटर कैलोरीमीटर या ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर के ज़रिए। लेकिन उसके अंदर आपने ये गौर किया होगा कि मसलन आपने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात की थी, तो हमने एसिड को बेस से मिलाया, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गई, वहाँ से जो हीट निकली उसको हमने थर्मामीटर के ज़रिए कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वो फार्मूला था, फार्मूले के तहत हमने उसकी इंथाल्पी मालूम कर ली। लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो डिफरेंट स्टेप्स के अंदर होते हैं। मसलन एक स्टेप के अंदर उसकी हीट और है, दूसरे के अंदर और है, तीसरे के अंदर और है, फिर हमें सम करके देखना पड़ता है कि टोटल उसकी हीट क्या है।
तो मीन कि हम कैलोरीमीटर के ज़रिए स्टेप्स वाले जो रिएक्शन हैं उनकी एंथैल्पी या हीट चेंज मालूम नहीं कर सकते। तो ऐसे रिएक्शन जिनकी हीट चेंज हम बोम कैलोरीमीटर या दूसरे कैलोरीमीटर के ज़रिए मालूम नहीं कर सकते, उसके लिए वहाँ पर हम हेसेस लॉ जो है वो लगाते हैं। मसलन मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन की बात करेंगे CCl4 की, तो ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इसको पढ़ रखा है कि सनलाइट की मौजूदगी में मीथेन जो है वो क्लोरीन से मिलती है और एक एक हाइड्रोजन उसका रिप्लेस होने के बाद CCl4 बनता है। तो ये कोई एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन नहीं है। इट कंटेन्स द डिफरेंट स्टेप्स, सेवरल स्टेप्स। अब जो सेवरल स्टेप्स हैं उसकी हम जो हीट ऑफ कंबस्टन जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो हम कैलोरीमीटर के ज़रिए डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ B2O3 बोरोन ऑक्साइड, अगर आप बोरोन ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखेंगे तो बोरोन ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी सिंगल स्टेप नहीं है। सेम आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है, इसकी फॉर्मेशन भी आपके पास सिंगल स्टेप नहीं है। ये सिंगल स्टेप क्यों नहीं है? चूँकि आप जानते हैं कि ये जब ऑक्सीजन जैसे ही एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो ऑक्सीजन की एक कोटिंग इसके ऊपर बन जाती है। तो ये सेवरल स्टेप नहीं बल्कि ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। तो इट्स मीन इसकी भी एंथैल्पी को कैलकुलेट करना, डायरेक्टली कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम हेसेस लॉ को इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से हम हेसेस लॉ को इस्तेमाल कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हेसेस लॉ काम करता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक तो तरीकाकार ये है कि सिंगल स्टेप के ज़रिए कार्बन जो ग्रेफाइट जो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है उसको ऑक्सीजन से मिलाएं, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और यहाँ पर जो आपके पास हीट ऑफ रिएक्शन होगा या हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी डेट विल बी -399.7 kg/mol होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको डिफरेंट रूट्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट स्टेप्स के ज़रिए है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप क्या करें कि कार्बन को हाफ ऑक्सीजन से मिलाएं। सॉरी, ये स्टेप नंबर 2 था। इस पहले स्टेप नंबर 1 ये है जिसके अंदर कार्बन को मैंने किससे मिलाया है? ऑक्सीजन से मिलाया है, हाफ ऑक्सीजन से, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। ये इसका पहला स्टेप है। अब बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा स्टेप क्या है कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने किसके साथ मिलाया है? हाफ ऑक्सीजन से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि हमें दो स्टेप्स की जो एंथैल्पी है या हीट चेंज है वो मालूम है, और तीसरे की जो एंथैल्पी है या जो हीट चेंज है वो हम मालूम करना चाहते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, और उसके ज़रिए हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कार्बन को आप डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, तो डेल्टा H होगा। एक तो इसकी इंथाल्पी चेंज ये होगी, और दूसरा हम देखेंगे कि कार्बन को मैंने हाफ ऑक्सीजन से मिलाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। फिर दूसरे स्टेप में मैंने इसको हाफ ऑक्सीजन मालिक्यूल से मिलाया, ऑक्सीजन मालिक्यूल से मिलाया, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो हेयर देयर आर डिफरेंट रूट्स। एक रूट सीधा कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरा रूट यहाँ से होके यहाँ पे आ रहा है। तो हम देखते हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो डेल्टा H1 जो है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है, पीछे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो डेल्टा H भी हमें मालूम है और डेल्टा H2 भी मालूम है। तो हम इन दोनों को जब सम अप करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? -110 kg/mol। तो इट्स मीन कि अगर आपको हेसेस लॉ में दो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, टू वैल्यूज़ गिवन हैं, और आप तीसरी वैल्यू आसानी के साथ वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हेसेस लॉ के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो ये जो -399 है ये आपके पास था इसका जी 399 आपके पास इसका था। और अगर आप इसका देखेंगे डेल्टा H2 का, तो वो कितना है? 283 है। तो अगर इसके अंदर आप -110 ऐड करेंगे तो ये -393
और आपके पास जो +393 है, ये दोनों को अगर आप साइक्लिक को देखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर आएगा। तो इट्स मीन दिस इज हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन कि अगर आप टोटल हीट समेशन लेंगे, सम लेंगे, तो वो ज़ीरो के बराबर आएगा। और इस तरीके से अगर आपके पास दो वैल्यू गिवन है तो आप तीसरी वैल्यू आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस। इसके ज़रिए हम डिफरेंट इनडायरेक्ट होने वाले रिएक्शन या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन की हीट ऑफ समेशन मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हीट ऑफ कंबस्टन है मेरे पास, हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं, आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो डिफरेंट स्टेप्स में हो रही है उसको मालूम कर सकते हैं, लेटस एनर्जी को फाइंड किया जा सकता है। और लेटस एनर्जी देखते हैं कि लेटस एनर्जी क्या होती है, लेकिन इससे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉर्न हैबर साइकिल। इट इज़ BOR, बॉर्न हाइबर साइकिल। तो बॉर्न हैबर साइकिल एक्चुअली ये क्या है? ये बॉर्न हैबर साइकिल हमें ये बताता है कि एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। सेम आपके हैसेस लॉ की ही स्टेटमेंट है कि अगर आप साइक्लिक प्रोसेस में जा रहे हैं और हीट को आप सम अप कर रहे हैं तो वो हमेशा आपके पास ज़ीरो की इक्वल आएगी। और इस एक्चुअली ये हैसेस लॉ की एप्लीकेशन है या हैसेस लॉ इसकी एप्लीकेशन है, मीन के ये दोनों बातें एक जैसी ही हैं। अब इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है? तो इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द या फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब दो आयनिक, मसलन एक में प्लस होता है जैसा कि Na सोडियम क्लोराइड Na+ होता है, Cl नेगेटिव होता है। आप इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं KBr K+ और Br नेगेटिव। ये दो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड आपके सिलेबस में शामिल हैं। एक ही कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा कि ये बॉर्न हाइबर साइकिल कैसे हमें मदद करता है कि हम लेटेस्ट एनर्जी ऑफ कंपाउंड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जी तो लेटेस्ट एनर्जी सबसे पहले देख लेते हैं कि ये है क्या, कि हाउ कैन यू डिफाइन द लेटेस्ट एनर्जी। द लेटेस्ट एनर्जी इज द ऑफ द आयनिक क्रिस्टल इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of 1 mole of ionic compound from the gaseous atom under the standard condition। स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत, अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन को मैं डिफाइन कर चुका हूँ पहले, कि स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत आपने 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाना है उसके गैशियस आयन से, उस वक्त वहाँ से जितनी एनर्जी चेंजेस या एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होगी उसको हम लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। और सोडियम क्लोराइड के केस में ये राउंड अबाउट -787 kg पर मोल है। ये हमने कैलकुलेट करनी है कि ये कैसे है, कि -787 kg पर मोल कैसे है। तो लेटेस्ट एनर्जी एनर्जी की वो मिकदार कि जब आप 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके गैशियस एटम एलिमेंट से या गैशियस आयन से बनाते हैं तो उस वक्त जितनी एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है उसको हम लेटेस्ट एनर्जी। आप लेटेस्ट एनर्जी को दूसरे डिफरेंट तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि एक मोल आयनिक कंपाउंड है, आपने उसको ब्रेक करना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस आयन के अंदर, तो जितनी एनर्जी आपको चाहिए होगी डैट एनर्जी इज़ नॉन एज लेटेस्ट एनर्जी। तो अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड पड़ा है और आपने उसको ब्रेक करना है उसके आयंस के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी आपको चाहिए होगी तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बॉर्न हाइबर साइकिल के अंदर आपको इस तरह का एक साइकिल मिलेगा। ये सबसे ईजीएस्ट साइकिल है, आपकी बुक के अंदर थोड़ा टफ है तो ये मैंने थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की है, सेम ऐसे ही है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो ये है लेटेस्ट एनर्जी या हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई आयनिक कंपाउंड अपने एलिमेंट्स से बनता है तो वहाँ पर जो इंथाल्पी चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर गिवन है कि ये सिर्फ अपने आयनिक कंपाउंड नहीं बल्कि अपने एलिमेंट्स से बन रहा है। और जब आप एक आयनिक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस आयन से बनाते हैं तो उस वक्त जो वहाँ पर इंथाल्पी या एनर्जी चेंज होती है डैट इज़ नॉन एज लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी को आप यू से भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इसकी हम डिटेल देखते हैं। बॉर्न हैबर साइकिल जो सबसे ईजीएस्ट साइकिल है आपके सामने मौजूद है कि पहले स्टेप के अंदर एक तो तरीकाकार ये है कि सोडियम को आप हाफ क्लोरीन
मालिक्यूल से मिलाएं और आपके पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। डैट इज़ नॉन एज इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपने ज़रा देखनी है कि यहाँ पर वो कितनी है। ये राउंड अबाउट आपके पास -411 kg पर मोल होती है। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन डैट इज़ -411 kg पर मोल। तो आप इसको हम डिफरेंट स्टेप्स के ज़रिए देखते हैं। तो सबसे पहले सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, आपने उसको क्या करना है, गैशियस स्टेट में और आइसोलेटेड स्टेट में लेके आना है। तो हमने ये डिटेल में पढ़ा था कि जब एक एटम को हम उसके गैशियस आइसोलेटेड एटम के अंदर लेके आते हैं तो वहाँ पर जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है, डैट हीट इज़ नॉन एज इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंड हेयर इन द केस ऑफ सोडियम इट इज़ +108 kg पर मोल। आप दूसरे स्टेप के अंदर इसका आयन बनाते हैं। तो आयन कैसे बनेगा कि इसी सोडियम के अंदर से आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है। एक इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव किया तो जो एनर्जी होती है डैट इज़ नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट इज़ इक्वल टू +496 kg पर मोल। अब बिल्कुल इसी तरीके से ये सोडियम आयन आपके पास बन गया। अब हमने क्लोरीन को गैस क्लोराइड गैशियस आयन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम उसको सबसे पहले, जिस तरह के यहाँ पे सब्लिमेशन है, इसको डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, कि इस गैशियस आयन को आपने आइसोलेटेड गैशियस एटम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले जो यहाँ पर हीट की ज़रूरत थी डैट वाज +122 kg पर मोल। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब आप यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि आपके पास ये जो क्लोरीन था, इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। इलेक्ट्रॉन की एडिशन के नतीजे में एनर्जी हमेशा निकलती है और उस एनर्जी को हम आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं और उसकी वैल्यू -349 kg पर मोल होती है। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव आयन के अंदर। इट्स मीन कि आपने यहाँ पर ये 4 स्टेप किए हैं, तब जाके ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हुआ है। जैसे ही ये आयन के अंदर कन्वर्ट हुआ है तो उस वक्त आपने उसके गैशियस आयन से सोडियम क्लोराइड जो है वो फॉर्मेशन की है। और यहाँ पर जो आपके पास इंथाल्पी है, दैट इंथाल्पी इज़ नॉन एज लेटस एनर्जी, और यही आपने कैलकुलेट करनी है। मैं बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने डिफरेंट स्टेप्स के ज़रिए, एक रूट तो आपका ये था कि आप यहाँ पे आ गए, डायरेक्ट आपने सोडियम को हाफ क्लोरीन उसके एलिमेंट से मिलाया और आपके पास क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। दिस इज़ द फर्स्ट रूट। और सेकंड रूट क्या है कि आप पहले इसने सोडियम की सब्लिमेशन की, फिर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की, फिर क्लोरीन की आपने जो है वो सब्लिमेशन, फिर उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसके आइंस बनाया आपने। आइंस बनाने के बाद आप दूसरे रूट के ज़रिए आए। अब बॉर्न हैबर साइकिल कैसे हमें लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करने में मदद देता है, उसको हमने डिटेल में देखना है। कैलकुलेशन आप देखेंगे कि आपके पास ये सारी की सारी कैलकुलेशन, ये जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितना भी आपने काम किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो 4 स्टेप आपने किए, उन 4 स्टेप्स को मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करने लगा हूँ। दिस इज़ डिनोटेड एज डेल्टा एक्स। उसमें इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी है, फिर एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन है, फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन है। ये चारों हो गए। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे इस स्टेप्स को मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिनोट करने लगा हूँ कि सोडियम सबसे पहले उसको गैशियस में कन्वर्ट किया, इतनी एनर्जी चाहिए, फिर उसके आयोनाइजेशन की इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, फिर मैंने क्लोरीन की एटमाइजेशन की, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, फिर मैंने क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया फोर्थ स्टेप के अंदर, तो इतनी एनर्जी थी। अब मैंने इसको ओवरऑल देख लिया, तो ओवरऑल एनर्जी इसकी कितनी थी, डैट वाज 376 kg पर मोल। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि हमने इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे मालूम करनी है, लेटेस्ट एनर्जी हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो लेटेस्ट एनर्जी आपके लिए ये है कि डेल्टा एफ जो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इट इज़ इक्वल टू लेटेस्ट एनर्जी प्लस डेल्टा एक्स। मैं दोबारा एक दफ़ा कैलकुलेशन पर जाऊंगा आपको दोबारा ये बताने के लिए। ये देखिएगा, एक तो आपके पास इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये मौजूद है, और एक आपके पास ये सारा स्टेप करने के बाद, ये जितना भी आपने यहाँ पर स्टेप किए हैं, ये सारे स्टेप करने के बाद आपके पास ये जो
टोटल एंथैल्पी है ये वाली एक स्टेप में है, और ये सारी मिला के आपके पास किसके बराबर है, इन दोनों को हमने वहाँ पे डिफ़ाइन किया था, उसको देखते हैं जी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू लेटस एनर्जी प्लस डेल्टा एक्स। तो दोनों की वैल्यू आपने आपने फाइंड क्या करनी है, लेटस एनर्जी फाइंड करनी है। तो लेटस एनर्जी विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है। उसके बाद ज़रा देखिएगा, -411 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की थी, और -376 आपके पास डेल्टा एक्स की थी। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो आंसर आया डैट इज़ -787 kg पर मोल। दिस इज़ नॉन एज द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आखिरी सवाल ये है कि इस लेटेस्ट एनर्जी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो लेटेस्ट एनर्जी इज़ वेरी यूज़फुल इन डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर हमें लेटेस्ट एनर्जी के बारे में नॉलेज होगा तो हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, उसकी बॉन्डिंग को और उसकी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेसेस लॉ एंड द बॉर्न-हेबर साइकिल। आप इसी तरीके से आपके पास अब जो होमवर्क है, आपने KBr पोटाशियम ब्रोमाइड आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, इसको आपने सेम इसी तरीके से डिस्कस करना है।